प्यारे दोस्तों नमस्कार। आज हस्ताक्षर में हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश शिमला से एक महत्वपूर्ण कथाकार उपन्यासकार एस.आर. हरनोट जी से बातचीत। दोस्तों, हरनोट जी का पूरा साहित्य पहाड़ से जुड़ा है। पहाड़ की नदियाँ, वनस्पति, जनजीवन, वहाँ के आम आदमी की समस्याएं, उनकी राहतें, सब उनकी कहानियों में, उनके उपन्यास में आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। पहाड़ के एक अप्रतिम सौंदर्य जो है, वहाँ का जो सौंदर्य आप सब जानते हैं, किस तरह से झरने बहते हैं, किस तरह से पहाड़ की बनावटें हैं, किस तरह से उन पर पेड़, देवदार, चील और अन्य तरह के पेड़ लगे हुए हैं। उन पेड़ों की खूबसूरती, उस खूबसूरती के बीच उसकी तह में जाते हैं तब तो एक पीड़ा दिखाई देती है। उस पीड़ा तक पहुंचना, उस पीड़ा को कला के माध्यम से कहना, यह कमाल आप एस.आर. हरनोट जी की रचनाओं में देख सकते हैं। दोस्तों, हरनोट जी की रचनाओं में अधिकतर कहानियां हैं, लेकिन आज हम उनकी कहानियों पर बातचीत नहीं करेंगे। आज हम बातचीत केंद्रित कर रहे हैं उनके उपन्यास पर, जो हाल ही में वाणी प्रकाशन से प्रकाशित हुआ है और जिसका शीर्षक है नदी रंग जैसी लड़की। दोस्तों, जैसा कि शीर्षक से ही हमें आभास हो जाता है कि यह किसी नदी की कहानी है। जी हाँ, यह नदियों के सूखने की कहानी है, यह नदियों के डूबने की कहानी है, यह नदियों के खत्म होने की कहानी है। और जब नदियां खत्म होती हैं तो उनके आसपास की संस्कृति, वनस्पति और जनजीवन भी खत्म हो जाता है। सो दोस्तों, विषय बहुत गंभीर है और इस गंभीर विषय को जिस तरह से कथा के माध्यम से हम तक पहुंचाना, यह एक अपने आप में अद्भुत प्रयोग है, जादुई प्रयोग है। सो आज हम इस उपन्यास पर, नदी रंग जैसी लड़की पर बातचीत कर रहे हैं। यह बातचीत मैंने शिमला में गेटी थिएटर में रिकॉर्ड की है। थोड़ा बहुत शोर आपको सुनाई देगा, क्योंकि आप जानते हैं कि शिमला का रिज और माल रोड कितना व्यस्त रहता है। फिर भी हमने कोशिश की है कि आप तक बातचीत का हिस्सा पूरा पहुंच सके। लेकिन आप जरूर सुनिए कि इस कथा के पीछे कौन सी पीड़ा छुपी हुई है, किस विकास के नाम पर, किस भूमंडलीकरण के नाम पर हमारी सरकारें, मल्टीनेशनल कंपनी किस तरह से इस पृथ्वी का, इस धरती का दोहन कर रही हैं। और यह उपन्यास अपने आप में एक बड़ा उपन्यास है। सो मैं आमंत्रित करता हूं हमारे महबूब कथाकार एस.आर. हरनोट जी को। हरनोट जी। सुरेश जी, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपका कि आप शिमला आए और हमारी मुलाकात हुई, जबकि परिचय बहुत पहले से आपके साथ था, फ़ोन पे बातचीत होती रहती थी। और मैं आपका तो आभारी हूँ ही, लेकिन जो आपके इस YouTube चैनल को देख रहे हैं उनको मैं सादर नमस्कार करता हूँ। जहाँ तक इस उपन्यास की बात है, तो जैसे आपको पता है कि मेरा पहला जो उपन्यास है इलिम, वो 2004 में आया था। तो उसके बाद अब तक मेरा कोई उपन्यास नहीं आया और मैं कहानियों पे बहुत काम करता रहा। 6-7 संग्रह मेरे आए और जो सारे चर्चित भी हुए, जैसे पाठकों ने उनको सराहा। तो ये नदी रंग जैसी लड़की जो उपन्यास है, इसकी जो एक आधारशिला या इसका लिखने की जो प्रेरणा हुई, वो मूलतः जब कोरोना काल था तो हम गांव चले गए थे। कंप्यूटर भी ले गया था, मैं कंप्यूटर पे लिखता हूँ। तो ये था कि भाई कुछ काम किया जाए। हालांकि मैं किसी दूसरे उपन्यास पे काम कर रहा था, लेकिन अचानक ज्ञान रंजन जी का फ़ोन आया
कि हरनोट जी हम कोरोना काल में पहल का विशेषांक निकाल रहे हैं, कथा विशेषांक और कहानी जानी है उसमें, और हालात में कहानी जानी है, मैं अंक रोक रहा हूँ होते हैं। और मेरे लिए चैलेंजिंग था कि मैं क्या करूँ, लेकिन और फिर मैं कई दिनों मतलब 3-4 दिन में बैठा रहा कि मैं किस चीज़ पे लिखूं। तो हालांकि पर्यावरण मेरा बहुत प्रिय विषय रहा है। मैंने कई मतलब जितने भी विमर्श चले, चाहे दलित विमर्श है, चाहे वो स्त्री विमर्श है, लेकिन पर्यावरण मुझे लगा कि ये सबसे बड़ा विमर्श आज के समय में है। तो जैसे मैं शिमला और गांव दोनों में रहता हूँ, जो पर्यावरण को जो क्षति हुई है वो उसको देख के बहुत आहत मन होता है। और मेरे साथ जहाँ मेरा घर है वहाँ से 15-20 किलोमीटर दूर तत्तापानी एक जगह है, जहाँ से सतलुज बहती है। जी हाँ। और हम उस सतलुज को बचपन से देखा करते थे। अच्छा। लेकिन आज वो सतलुज नदी गायब हो गई है, क्योंकि वहाँ उस पर कोल डैम बन गया है। और कोल डैम से आप देखो कि बिलासपुर से लेके बहुत ऊपर तक, रामपुर के से नीचे तक जो है वो नदी बिल्कुल खत्म हो गई है, वो जमा हुआ पानी है, कहीं कहीं वो निकलता है। तो मेरी पहले भी एक कहानी थी, नदी गायब है, एक संकलन भी आया है उसमें। इसी नदी पे जब मैं किन्नौर गया, जब मैं अपर शिमला गया, तो जिस तरह नदियाँ का बहाव रोककर वो टनलों में डाल दी गई है। और मतलब आप देखो कि दूर दूर तक जब आप देखेंगे उन नदियों को, तो एक मतलब मरे हुए अजगर की तरह दिखती है वो निराश दिखती है, बहुत उदास दिखती है वो। और मतलब ऐसे लगता है कि मतलब उस क्षेत्र से वो जो चहल पहल थी, जैसे आप देख रहे हो ना कि बच्चे स्कूल में खेलते हैं या आंगन में खेलते हैं, अगर वो अचानक गुम हो जाए वो बच्चे या कहीं चले जाए तो कितना सुनसान लगता है। वो नदियाँ उसी तरह लगती है। उसके साथ क्या हुआ कि जब वो नदी मतलब बहाव उसके रुके, विकास के नाम पे इतनी विद्युत परियोजनाएं लगी, उसने इतनी क्षति कर रखी। हालांकि विकास बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन मुझे आज भी लगता है कि वो तकनीकी रूप से नहीं हुआ। जो बाहर से लोग आते हैं और हमारे में और उनमें ये फ़र्क है कि हाँ, हमें पहाड़ से बहुत प्यार है, दर्द है, लेकिन जबकि उनको पैसे से प्यार है। और पैसे के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, उसके लिए प्रशासन मिला हुआ है, सरकारें मिली हुई हैं, वो क्या वहाँ कर रहे हैं वो किसी को लेना देना नहीं है। और आप देखो कि एक नदी जब मरती है या एक नदी जब समाप्त होती है, तो आपकी जो घाट है, जिनको आप पंचक्कियाँ बोलते हैं, वो घाट खत्म हो गए हैं, उनका रोज़गार खत्म हो गया है, और ज़मीनें उजाड़ पड़ गई है आपकी, ठीक है। और चरांद जो पशु पानी पीते थे, जानवर पानी पीते थे, वो बेचारे पानी की तलाश में दूर दूर तक चलते हैं। तो हाँ, और दूसरे जो पहाड़ों का सौंदर्य, जो एक नदी का सौंदर्य होता है, खत्म हो जाता है। तो उसी की आधारशिला ये बनी, मतलब उसी का ये कहानी मैंने पहले लिखी है। हालांकि मेरे पहले ही मेरे दिमाग में उपन्यास था, लेकिन क्योंकि उन्होंने मांगी थी तो मैंने पहले 35 पेज की कहानी की। उसका नाम था एक नदी तड़पती है। अच्छा। हाँ, जब ज्ञान जी ने पढ़ी तो ज्ञान जी ने भी यही बोला कि यार मुझे ये बहुत अच्छी कहानी है और मैं छाप रहा हूँ उसको। लंबी कहानियों में छापी उन्होंने वो, और ये तो कहते उपन्यास बन सकता है इसका, क्योंकि मैं तो पहले ही काम कर रहा था उसी पे। तो मतलब एक कहानी छपती रही, लेकिन मैंने इसको उपन्यास में कन्वर्ट करना शुरू किया। तो इस तरह ये उपन्यास बना। तो जब क्योंकि कोरोना काल में जब थोड़ा सा कम हुआ कोरोना काल, तो मैंने अपनी तकरीबन 17-18 पंचायतों का मैंने विजिट किया। एक इलेक्शन था, तो वो उसके मतलब वो एक इंटरेस्ट क्रिएट हुआ कि चलो हमें गांव देखने चाहिए अब, क्योंकि पहले स्कूल टाइम में जो नहीं देखे। तो उसमें हमने तरह तरह के लोग मिले, तरह तरह की बातें हुई, और पंचायतों का जो एक अव्यवस्थाएँ थी वो सामने आई कि किस तरह पंचायतों में मनरेगा आपके पास है, लेकिन मतलब वो पैसा लोगों को टाइम पे नहीं मिलता। तो मतलब कई चीज़ें सामने आई कि जो सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है, रास्ते नहीं मिल रही हैं। और मेरे को हर प्रधान, हालांकि
मतलब कुछ 2% 4% ठीक हो सकते हैं, लेकिन अधिकतर मुझे यही शिकायतें मिली कि वो प्रधान में पंचायत में सेवा भाव से काम कम, ठेकेदारी से ज़्यादा, और वो इतना क्योंकि मैं अपने गांव भी देखता हूँ, तो मेरे गांव में भी वही हाल थे, रास्ते नहीं है, पानी नहीं है पीने का, बिजली नहीं है, जबकि हम दावे बड़े बड़े करते हैं। तो एक चीज़ मेरे दिमाग में ये थी। दूसरा कोल डैम था, क्योंकि मेरी ससुराल भी है उस तरफ कोल डैम के साथ है, तो वहाँ तत्तापानी जो तीर्थ था, मतलब आप देखो कि वो नेचुरल चश्मे थे और सतलुज के किनारे, और उसको उन्होंने सदियों पुराना उससे आप रेणुका को जोड़ते हैं, उससे ऋषि जमदग्नि को आप जोड़ते थे, और उसको एक बहुत पवित्र स्थान मानते हैं। लोहड़ी और साल में 2-3 माघी साजी जो है ना, उसके लिए हजारों लाखों लोग वहाँ स्नान करने आते थे। तो हुआ क्या कि वो पूरा जो शहर है, जो पूरा तत्तापानी कस्बा है, वो डूब गया उसमें, और जहाँ हम मंदिरों में वहाँ जाते थे, जहाँ पीपल के पेड़ के नीचे बैठते थे, वो सारा खत्म हो गया है। और जहाँ नदी के किनारे गर्म पानी के चश्मों में नहाते थे, वो इतना सुंदर होता था कि एक तरफ हम गर्म पानी के चश्मे से नहा रहे हैं, दूसरे सतलुज बह रही है, फिर उसके पानी से हम खेल रहे हैं उससे जो है ना, तो वो सारा बहुत मुझे निराश करता था, बार बार हॉन्ट करता था वो, जैसे मेरा कुछ भीतर से छीन लिया है इसने। तो वही जो दर्द था। फिर आप देखो कि पोंग डैम विस्थापन की हिस्ट्री आपके सामने है, लेकिन जहाँ जहाँ नदियाँ गायब हुए, वहाँ से लोगों का जो पलायन हुआ है, और जो बांध के नाम पे पलायन हुआ है, वो पूरे देश की व्यवस्था ऐसी है। अब किसी भी नदी की कहानी सुन लो, मतलब वो ऐसी है, वो कहीं सूख रही है, कहीं गायब हो रही है। अब आप आज के टाइम में सरस्वती को ढूंढ रहे हैं, ठीक है? अब नहीं, मतलब अब सरस्वती तो छोड़ो, आप जो हिमाचल की 5 बड़ी नदियां हैं इस वक्त, क्योंकि मतलब सारा पानी आपके पास सारियाना, पंजाब, यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान तक हिमालय ही देता है ना पानी, और वो उनमें पानी नहीं है, उन नदियों में इतने बुरे हाल हो गए हैं कि वो पानी नहीं है। तो वही चीज़ें मेरे दिमाग में थी, और उसी को एक बेस बना के मेरे करैक्टर इसमें हुए। और जब इसका नामकरण करना था, क्योंकि इसमें एक जो शतद्रु है, मतलब वो बहुत पुरानी नदी है, उसी का ही मैंने एक छोटा नाम वो देखे, उसका शतु है वो लड़की इसमें, ठीक है ना। वो लड़की बार बार आती है नदी के रूप में। अच्छा, और एक लड़की है दूसरी जो सुनमा देवी है, जो 80 साल मतलब पूरा वो एक मतलब कैसे विवाह होता है उसका, कैसे उसके जो सास ससुर और पिता है, उनकी एक दोस्ती, स्वतंत्रता सेनानी ये दोनों हो, क्योंकि आप देखते हैं कि दामी जगह है, यहाँ से एक रियासत हुई है बहुत पुरानी, और हिमाचल में वो जो 37-31 या 32 रियासतें थी, जिससे शिमला बना, उसमें तो ऐसी रियासत थी जिसमें जो प्रजा आंदोलन था, तो उन आंदोलनकारियों ने जब यहाँ से जुलूस निकाला, क्योंकि सड़क नहीं होती थी, और धामी का जो राजा था जब वहाँ गया हुआ जुलूस, तो उनके ऊपर गोलियाँ चलाई गई, और लोग मरे उस गोली में। उसके बाद आप देख रहे हो कि आपको रिपोर्ट मिलेगा कि नेहरू ने बहुत बड़ा संज्ञान लिया, महात्मा गांधी ने इसका बहुत बड़ा संज्ञान लिया। फिर वहाँ पंजाब के कोई एक वो थे, क्या नाम उनका, वहाँ वकील थे, भीमचंद शायद नाम है, हाँ, तो वो उनके पास वो रिपोर्ट आई सारी, वो सारी चीज़ें थी, वो सारी इसमें आई। फिर घाट कैसे बंद हुए, क्योंकि वो लड़की भी मतलब बहुत हादसे हुए, क्योंकि आप देखो कि नदियों पे पुल नहीं है यहाँ पे, तो उसमें एक डोरी लगाई जाती है, और उससे वो आपने देखा होगा, तो एक खतरनाक होता है वो ट्रॉली जैसे ना, तो उससे पार, तो वो भी है इसमें, ठीक है, वो नदी है। अच्छा, नदी के किनारे जो घाट था वो थे, लेकिन जब वो विस्थापन हुआ तो उससे सारा तहस नहस हो गया। जो उसमें करैक्टर है सुनमा, उसका पूरा परिवार तो धीरे धीरे खत्म ही हो गया था, लेकिन जब अंत में क्या हुआ कि उसका घाट, उसका मतलब जो अपना घर है, वो सारा डूब में चला गया सारा कुछ। तो लेकिन फिर उसने देखा कि और जो लोग हैं उनके साथ भी वही अन्याय हुआ है, ठीक है, हालांकि पैसे मिल गए, लेकिन किसी को ज़मीनें नहीं मिली, किसी को घर नहीं मिला। तो वो करैक्टर मैंने बिल्ड किया, और वो करैक्टर इतना सशक्त करैक्टर है कि एक तरफ वो नदी है और एक तरफ वो सुनमा देवी है, उसमें जो करैक्टर है। तो उनका इसका ये सामंजस्य है कि उन्हीं की बातचीत है इसमें सारी बाद में, और सुनमा देवी वही प्रेरणा नदी है उसके लिए। और सुनमा देवी जो है जब धीरे धीरे
अपने मतलब यौवन से बाहर निकलती है, बहुत सुंदर होती है। तो उसको फिर जिस तरह के उसके काम है वहाँ पे, जिस तरह लोगों की सेवाएं कर रही हैं, सारा कुछ पता लग जाता है गाँव में। तो एक प्रस्ताव उसके पास आता है कि आप पंचायत की प्रधान बनो। हाँ, उसके बाद फिर वो पंचायत में जाती है और पंचायत को रन करती है वो, और वो उसका परिदृश्य बदल देती है, पंचायत का कंसेप्ट ही चेंज कर देती है वो सारा। और बस वही सारा कुछ है इसमें। एक तो जो राजनीतिक अव्यवस्था है वो इसमें, पर्यावरण की चिंताएं आपको इसमें मिलेंगी, सांस्कृतिक धरोहर इसमें है, और जो विस्थापन है, ठीक है ना, विस्थापन कई तरह के होते हैं। एक विस्थापन है कि आप गांव से शहर आ गए, वो विस्थापन हो गया। एक विस्थापन ये होता है कि जब एक लड़की को ब्याहते हैं आप, जब वो दूसरे घर जाते हैं, वो भी बहुत गहरा वो बड़ा विस्थापन है। और जब नदी के पास से लोगों का विस्थापन हुआ तो वो सारी इकट्ठी हो गई उस जो लड़की है उसके दिल में। तो बस वही करैक्टर है। और ये करैक्टर अंत तक जब जाता है तो कोरोना काल से जुड़ता है, क्योंकि अंत में क्या होता है कि इसका एंड इस तरह हुआ है कि वो 80 साल की है, वो जो सुरमा देवी है, तो कुछ मजदूर को निकाल दिया जाता है और वो बेचारे भूखे प्यासे, एक बहुत लंबी वो है उनकी कतार है जो वो आ रहे हैं भूखे प्यासे, क्योंकि उन्होंने वो डैम वालों ने निकाल दिया है, कंपनी वालों ने निकाल दिया है। तो वो रोकती है उनको अंत में कि क्या हुआ। पहले तो मतलब ये देखते हैं कि भाई ये गुड़िया क्या कर लेगी, फिर उन्होंने बोला कि मेरे को बताओ, फिर उन्होंने सुनाई कहानी की, बोलो मेरे पास चलो, क्योंकि उस पर डोगरी बची हुई थी अभी। डोगरी होती है एक दूसरी जगह घर, एक मतलब हमारे डोगरी उसको बोलते हैं, जो कि मतलब दो तरह की जमीन होती है, एक तो नदी के किनारे होती है, एक दूसरी जगह भी होती है, दूसरी जगह। हाँ, तो वो दूसरी जगह उसकी जमीन थी, उसके पास काफ़ी जमीन थी वहाँ पे, वो उनको वहाँ ले जाती है। और अंत इसका इस तरह है कि वो मजदूरों के साथ फिर बहलाती है और मजदूरों को सारा राशन पानी देती है। और उसके बाद क्या होता है कि अंत में वो वसीयत कर देती है, उसको पता है मेरा तो कोई नहीं है, उन जो 19-20 मजदूर हैं उन्हीं को जमीन दान कर देती है वो। और खुद वही लड़की आती है, एक कागज़ की कश्ती है इसमें, जो एक परिकल्पना है, वो नदी आती है उसको लेने और बोलती है कि दादी चलो तुम्हारा काम हो गया, ठीक है ना। फिर वो जाती है उसमें, क्या कहते हैं, जब अंत होता है तो जैसे मैं आपको सुनाइए इसमें से कुछ, कि मैं इसको आपको सुना देता हूँ अंत को। ये कहते हैं कि दादी आंगन से मजदूरों के परिवार के मुखिया को आवाज़ देती है। वो झटपट उनके पास चला आता है, हाथ में उठाया लिफाफा उसे पकड़ाकर चुपचाप पगडंडी से नीचे उतर जाती है। ये जो लिफाफा है ये वही वसीयत है जो मजदूरों को दे रही है। तो उसमें मजदूरों के नाम की वसीयत है, उन्होंने अपनी सारी जगह जमीन, घर और पैसा उनके नाम कर दिया है। मुखिया की समझ में कुछ नहीं आता कि यह सब क्या है। वो मुखिया मजदूरों का मुखिया है, ऐसा नहीं है उनका। तो दादी सुनमा इतनी रात अकेली कहाँ जा रही है, वो उन्हें तब तक उतरते देखता रहता है जब तक कि वे उसकी आंखों से ओझल नहीं जाती। चलते चलते दादी का हाथ अपने कुर्ते की जेब में जाता है, जेब खाली है, क्योंकि इस जेब में उसकी पासबुक थी, इसमें कई लाख रुपए होते थे, क्योंकि जमीन का जो मिला ना, तो वो अपने पास रखती थी वो। तो उसमें वो गिनती के पैसे यूज़ करती नहीं थी, वो सारे मजदूरों को दिए उसने पैसे। तो दादी अपने खेत में पहुंचती है तो एक मीठी आवाज़ कानों में पड़ती है, आ गई ना दादी। तो दादी कुछ नहीं कहती, हल्की सी मुस्कुरा देती है। शतु ने इससे पहले कभी उनके चेहरे पर ऐसी डूब और जड़ता नहीं देखी है, ठहराव और विराम नहीं देखा है। यह स्थायित्व भीतर के खालीपन से है जो अपार है, उनके सर्वस्व के त्याग का अनंत विस्तार है। वह जैसे अब नदी हो रही है, नदी के जल में मिलकर चांदनी हो रही है। शतु नाव से उतरकर दादी का हाथ पकड़ लेती है। आओ दादी आओ, आज तुम नाव के चप्पू पकड़ो, नाव तुम्हें ही चलानी है। हाँ, दादी नाव में बैठती है, चप्पू पकड़ती है, प्रश्नाकुल आंखें लड़कियों पर स्थिर हो जाती है, क्योंकि उस नदी में और भी लड़कियां हैं। वो जो लड़कियां हैं वो परिकल्पना है वो सारी, कि दादी कुछ पूछना चाहती है। बोलने से पहले शतु सभी का बारी बारी परिचय करवाने लगती है। शतु की सहेलियां हैं दादी, यानी मेरी सहेलियां। पहली यमु है, यमुना, दूसरी विपु है, विपाशा, तीसरी इरा है, इरावती, चौथी चंद्रा है, चंद्रभागा, पांचवी गिरी है, गिरी गंगा, छठवीं स्पीति है, और सातवीं पब्बर नदी है। और भी बहुत सी है दादी, पर पता नहीं कहाँ है। बहुत तो सभी का सौंदर्य बेजोड़ है,
अद्वितीय है, अनोखा और असाधारण है, अनुपम और अतुलनीय है। यह स्वर्ग से आई साक्षात नन्ही परियां लग रही हैं। दादी मन ही मन सभी को प्रणाम करती है और चप्पू चलाते पूछती है, बचुआ किधर जाना है? दादी पूछ रही है शत्रु से कि बचुआ किधर जाना है? तो सभी एक स्वर में बोलती है, बहुत बहुत दूर दादी, जहाँ ना कोई सरकार का आदमी हो और ना कंपनी का कोई मालिक, बस हम और तुम हो और हमारी मछलियाँ हो और लोक गीत गाते किसान और मजदूर हो, नाव चल सकती है। ओहो, बहुत खूब, कमाल है। दोस्तों, जो साहित्य, कालजयी साहित्य अक्सर वही होता है जो सामाजिक सरोकार से जुड़ा हो। और इस उपन्यास के बारे में हरनोट जी से जो आज हमने बातचीत की, जो सुना, उससे यही लगा कि यह उपन्यास अपने आप में सामाजिक सरोकार से जुड़ा हुआ तो है ही, लेकिन एक बहुत बड़ी बात ये कह रहा है कि नदियों का मरना संस्कृति का मरना है। और जब संस्कृति मरती है तो वो अपने साथ बहुत कुछ ले जाती है। वहाँ का गांव, वहाँ के खेल कूद, वहाँ का बचपन, वहाँ की जवानी और वहाँ का अल्हड़पन, पता नहीं क्या कुछ ले जाती है। ये नदी रंग जैसी लड़की कहानी से अपना विकास पाती हुई उपन्यास के रूप में हमारे सामने है। और मैं ये चाहता हूँ कि हर आदमी जो साहित्य से प्रेम करता है उसे ये उपन्यास पढ़ना चाहिए। आज मेरे हाथ में है, कल मैं आपके हाथ में भी देखना चाहूँगा। इस तरह की कृतियाँ जो सामाजिक सरोकार से जुड़ी हों, हमारी संस्कृति से जुड़ी हों, हमारे देश से जुड़ी हों, वे बहुत कम लिखी जाती हैं और इस तरह का साहित्य सामने आना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि ये उपन्यास आप सब लोग पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास शब्द नहीं हैं आपके पास, जो आपने इस तरह से विस्तार से इस उपन्यास के बारे में बताया है। बहुत खुशी हो रही है और मैं अभिभूत हो गया हूँ सारी वार्तालाप ये सुन करके, सारी बातचीत सुन करके। और चाहता हूँ कि ये उपन्यास बहुत लोग पढ़ें। जो मैं भी आगे से आगे चाहूँगा, बहुत से दोस्तों को देना चाहूँगा। बतौर मैं गिफ्ट किताब करता हूँ और कुछ गिफ्ट नहीं देता, अक्सर किताबें ही देता हूँ। तो ये किताब मेरी एक फहरिस्त में आ गई है। अभी मैं पीछे पढ़ के हटा हूँ विनोद शाही जी का उपन्यास ईश्वर के बीज। वो भी एक अपने आप में कमाल की पुस्तक है। उसके ऊपर फिर किसी दिन चर्चा करेंगे, लेकिन आज नदी रंग जैसी लड़की पर बातचीत करके मज़ा आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत मैं अंत में दो शब्द बोलूँ? जी। हाँ, कि मुझे तो बहुत खुशी हो रही है आपके साथ आज। ऐसे लग रहा है कि हमारा परिचय मतलब इस तरह आमने सामने नहीं था, लेकिन आपसे मिलके लग रहा है कि कोई बहुत पुराना साथी जो बिछड़ गया था वो मिल रहा है। और दूसरी मैं जो बात कर रहा हूँ कि जहाँ आप इस छोटे से साक्षात्कार को कर रहे हैं, वो एक ऐतिहासिक जगह है, शिमला की ऐतिहासिक गेटी थिएटर है। और मैं इसका संदर्भ इसलिए देना चाहता हूँ कि जहाँ हम बैठे हुए हैं, ये अभी ही 2 महीने पहले हिमाचल प्रदेश के लेखकों की किताबों का किताब घर खुला है और प्रदेश सरकार ने और जो उनके सचिव है राकेश कंवर जी, उन्होंने पहल करी है। तो मुझे ये लगता है कि देश में पहली तरह का इस तरह का ये प्रयास हुआ है जहाँ हिमाचल प्रदेश के लेखकों का विक्रय केंद्र खुला है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ कम से कम कोई 250 लेखकों की किताबें हैं, उपलब्ध हैं और सेल भी हो रही है और एक छत के नीचे। और मैं चाहता हूँ, मैं सबसे अपील करूँगा लेखकों से भी और सरकार से कि इस तरह के किताब घर बहुत खूब जगह जगह खुले। दोस्तों, आज की बातचीत आपको कैसी लगी? अगर बातचीत अच्छी लगी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिकतम शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस प्राप्त हो सकें। धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी।